रूस के मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। मॉस्को में वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। हमले के बाद वाइल्ड बेरीज के गोदाम में देखिए कैसे भीषण आग लग गई और धुएं का गुबार देखिए कितनी ऊपर तक उठा। ड्रोन हमले में वाइल्ड बेरीज का गोदाम पूरी तरह तबाह। और राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने लॉजिस्टिक सेंटर को बनाया निशाना। यूक्रेन ने मॉस्को पर बैक टू बैक कई ड्रोन दागे। हमले के बाद लॉजिस्टिक सेंटर में भीषण आग लग गई। मॉस्को पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप अटैक। कोलाडिनो में वाइल्ड बेरीज के सेंटर पर हमला किया गया। स्टोरेज सेंटर में भीषण आग लग गई। वाइल्ड बेरीज सेंटर में भारी तबाही का दावा। भाई आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए मॉस्को में वाइल्ड बेरीज के गोडाउन पर अटैक। मॉस्को में लॉजिस्टिक सेंटर में आग। 15 दिन में 43 पोस्ट टारगेट किए हैं यूक्रेन ने। और तेल रिफाइनरीज पर भी ड्रोन अटैक किए जिसकी वजह से रूस में पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन को लेकर बहुत दिक्कत हो गई है। चलिए अब बात करते हैं, अब इस पे आएंगे, लेकिन अब बात करते हैं जरा अरब की, लेबनान की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। नबाती में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड पोस्ट पर हमला। अंडरग्राउंड पोस्ट को आईडीएफ ने नष्ट कर दिया। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच का एमओयू खत्म होने जा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल लगातार इस एमओयू के दौरान भी लेबनान पर अटैक करता रहा। एक बार फिर उसने अटैक किए। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड पोस्ट पर अटैक किए ये नबाती में। अंडरग्राउंड पोस्ट को आईडीएफ ने तबाह कर दिया। और दक्षिण लेबनान पर सफेद फास्फोरस बम से हमला किया गया। अली अल ताहिर पर आईडीएफ ने गिराए फास्फोरस बम। फास्फोरस बम से अली अल ताहिर में भारी तबाही मची है। और स्पेन से सेउटा में प्रवासी संकट जारी है। आधी रात को सेउटा में घुसे सैकड़ों प्रवासी। सुरक्षा बलों ने कुछ माइग्रेंट्स को घुसने से रोका। सेउटा बॉर्डर पर स्पेन पुलिस और सेना के जवान तैनात कर दिए गए। और सुरक्षा बाड़ तोड़कर सेउटा में घुसे प्रवासी। घुसपैठ कर रहे प्रवासियों को रोकने में जुटी पुलिस। प्रवासियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए सेउटा में कैसे स्पेन में फिर घुसपैठ की कोशिश हुई है। सैकड़ों प्रवासी सेउटा में घुसे हैं। बॉर्डर पर स्पेन की सेना तैनात कर दी गई है। तो देखिए बॉर्डर पर सेउटा की सेना, स्पेन की सेना तैनात कर दी गई। लेकिन जर्मनी के बर्लिन में हाईराइज इमारत में कैसे आग लगी अब ये देखिए आप। 11वीं मंजिल से फायर ब्रिगेड की बास्केट में कूदी महिला। फायर ब्रिगेड की बास्केट में कूदकर महिला ने बचाई जान। 11वीं मंजिल से कूद रही है महिला। देखिए 9वीं मंजिल तक ही पहुंची टर्न टेबल लैडर, जिसकी वजह से 2 मंजिल में उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर उसने 2 मंजिल की छलांग लगाई। 9वीं मंजिल तक वो बास्केट पहुंच गई थी फायर फाइटर्स की, लेकिन वो 11वीं मंजिल तक नहीं पहुंची। इसके बाद उसने देखिए आग से बचने के लिए कैसे 11वीं मंजिल से छलांग लगा दी। हॉर्मुज में ईरान के मिसाइल हमलों से हड़कंप मच गया है। केश द्वीप से आईआरजीसी ने दागी है एंटी शिप मिसाइल। एक हफ्ते में दूसरी बार मिसाइल अटैक किया यहां पर आईआरजीसी ने। ओमान रूट से पर जा रहे जहाज टारगेट किए। सबमरीन न्यूज का यह बड़ा दावा है। तो हॉर्मुज में केश्म से आईआरजीसी ने एक एंटी शिप मिसाइल दागी। एक हफ्ते में दूसरी बार यह मिसाइल अटैक किया गया है। एंटी शिप मिसाइल दागी और ओमान रूट से जा रहे जहाज को टारगेट किया गया। और ईरान के हमलों से हॉर्मुज में विस्फोट। 3 एंटी शिप मिसाइलों से किया हमला। केश्म, सिरिक और दक्षिणी तट से अटैक किए गए। ट्रांसपोंडर बंद कर जा रहे जहाजों पर अटैक किया गया। तो हॉर्मुज लेटर का यह बड़ा दावा है।
देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी में है ईरान। बहुत जल्द शुरू हो सकता है जंग का नया दौर। डिप्लोमेसी की बजाय युद्ध की तैयारी में ईरान। तेहरान में आईआरजीसी सूत्रों ने पुष्टि की है। द हॉर्मुज लेटर का यह बड़ा दावा है। तो क्या एमओयू खत्म होते ही, समझौता खत्म होते ही एक और बड़ी जंग शुरू हो जाएगी? हॉर्मुज में किसी भी वक्त हमले को तैयार है ईरान। वॉर हाई अलर्ट पर आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिकी धमकियों के बीच बढ़ाया है डिप्लॉयमेंट। द हॉर्मुज लेटर का यह बड़ा दावा है। और अमेरिकी सैनिक पकड़ने पर इनाम देगा ईरान। अमेरिकी सैनिक की हत्या पर $30,000 का इनाम घोषित किया ईरान ने। ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का ऐलान। ईरान के सेना प्रमुख ने हर अमेरिकी सैनिक को पकड़ने या मारने पर $30,000 का इनाम देने का वादा किया है। ईरान के सेना कमांडर इन चीफ ने रविवार को कहा कि जो भी ईरान किसी अमेरिकी सैनिक को पकड़ेगा या मारेगा उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा। आइए जरा इस बारे में आपको डिटेल बताते हैं कि क्या कहा है ईरान की सेना के कमांडर चीफ ने। लेकिन डिप्लोमेसी बंद, जंग की तैयारी में ईरान, ये पहले समझिए। बहुत जल्द शुरू हो सकता है जंग का नया राउंड। बातचीत की बजाय सबसे बड़े युद्ध की तैयारी में है ईरान। अमेरिकी सैनिकों के ऊपर अब इनाम घोषित कर दिया गया है मारने को लेकर। तेहरान में आईआरजीसी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि ईरान को अब अमेरिका से समझौते की कोई उम्मीद नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। हाई अलर्ट पर आईआरजीसी है। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। द हॉर्मुज लेटर से जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो फिर यहीं पर फिर से वही सवाल आते हैं, क्या अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है? आखिर ट्रंप ने कैंप डेविड का अचानक दौरा क्यों किया? जल्दी जल्दी सवाल दिखाते हैं। क्या बड़ा हमला करने वाला है अमेरिका ईरान पर? कैंप डेविड क्यों गए ट्रंप? और आखिर क्यों ईरान की सेना वॉर हाई अलर्ट पर है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसमें बात करने के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप संपादक हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, और प्रोफेसर राजन कुमार है, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। जनरल बख्शी, शुरुआत आपसे। जनरल बख्शी, कल एमओयू खत्म हो जाएगा, आपको उम्मीद है कि इसके बाद एक दूसरा एमओयू, एक दूसरा समझौता, या उससे बड़ी वॉर? देखिए, अकलमंदी इसमें थी कि एमओयू साइन हो जाता, लड़ाई स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस बंद होती, क्योंकि इससे दुनिया की इकोनॉमिक तबाही होने जा रही है। हॉर्मुज की स्ट्रेट बंद है, रेड सी, बाब मंदेब स्ट्रेट बंद है, दुनिया की इकोनॉमिक तबाही तय है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब है, पहले तो ये ऑफ रैम्प चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। पहले तो इजराइल नहीं माना, फिर इनकी ईगो बीच में आ गई। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो बेवकूफ़ लड़ाई शुरू की है उसे ख़त्म कैसे किया जाए। और वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन इन अ होल स्टॉप डिगिंग। 42 दिन आपने बॉम्बिंग करके देख लिया, कोई ईरान को घुटने पर नहीं ला पाए। फिर 13 दिन और बॉम्बिंग करी, फिर गैप दिया, 10 दिन और बॉम्बिंग करी, कख नहीं कर पाए। अब क्या धमकी दे रहे हैं बॉम्बिंग की? बॉम्बिंग से लिमिटेशंस हैं, बॉम्बिंग से कुछ हद के आगे कुछ नहीं हो सकता। अब ईरान ने अपने तमाम मिसाइल फैक्ट्रीज, ड्रोन फैक्ट्रीज अंडरग्राउंड कर दिए हैं, सैकड़ों मीटर जमीन में गाड़ रखे हैं। तो इसमें कहना कि साहब हम बड़ा भारी फर्क डाल देंगे, अब की नई किस्म की बॉम्बिंग होगी, बॉम्बिंग के वही पुराने आले हैं, वही पुराने जहाज हैं। और अब देखिए, अमेरिका के लोग भी इस बेअंत लड़ाई से परेशान हो रहे हैं। अमेरिका के सेलर्स तकरीबन बगावत कर रहे हैं इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे, दूसरे तीसरे पे, जहां 10-10 महीने से आपने लोगों को घुसेड़ा हुआ है जहाज़ों पे। जहां लंबी लड़ाई होती है वहां ट्रूप्स की रोटेशन की जाती है, लोगों को ब्रेक दी जाती है, फ्रेश ट्रूप्स लाए जाते हैं। ये वही घिसे पिटे जो इन्होंने शुरू किए थे, 6 महीने तकरीबन हो रहे हैं इस लड़ाई को चलते। बिल्कुल सर, ठीक है, और कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, ये सोच के गए थे कि 2 दिन में सारा मामला तमाम हो जाएगा, और वो अब हुआ इनको नहीं सर। समझ नहीं आ रहा, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई प्लान है, ना कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी। इसी पर आगे बात करेंगे कि अमेरिका की ताजा स्थिति को आप लोग कैसे जज करते हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहुंचे,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर 2 KC-135R स्ट्रैटो टैंकर पहुंचे। अमेरिकी फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग में लगे हैं स्ट्रैटो टैंकर। दक्षिणी रूट से जा रहे जहाजों को कर रहे हैं स्कॉट। ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर खत्म होने से पहले अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। ट्रंप ने कैंप डेविड का अचानक दौरा किया। मरीन वन VH-3D हेलीकॉप्टर से गए ट्रंप। कैबिनेट और अधिकारियों के साथ वहां मीटिंग की। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से हॉर्मुज लेटर का दावा। तो अमेरिका की तैयारी तेज, कभी भी हमला। सीज फायर खत्म होने से पहले अमेरिका में सैन्य हलचल बढ़ी। मरीन वन VH-3D हेलीकॉप्टर से कैंप डेविड पहुंचे ट्रंप। कैबिनेट सदस्यों और सीनियर अधिकारियों को भी कैंप डेविड बुलाया। फ्लोरिडा में US सेंटकॉम हेडक्वार्टर पहुंचे मार्को रूबियो। ईरान पर फिर हमले को लेकर किसी भी वक्त फैसला हो सकता है। 17 अगस्त को खत्म हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर। द हॉर्मुज लेटर का यह दावा है। प्रोफेसर राजन कुमार, क्या आप कुछ इसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं? कैंप डेविड में कैबिनेट की मीटिंग, ऐतिहासिक जगह है, बड़े बड़े फैसले वहां से अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने लिए हैं। क्या क्योंकि एक दिन बाद जब MOU खत्म हो रहा है, क्या ट्रंप कुछ कर सकते हैं, बड़ा हमला? गौरव, बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं लगता है कि देखिए अभी ट्रंप इस ढंग से कोई भी बड़े हमले की तैयारी करेंगे। उसका कारण है कि वो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो चाहते हैं उसमें वो बिल्कुल अभी उनको अचीव नहीं कर पाए हैं और अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर उनको करना है तो काफ़ी मात्रा में जो ग्राउंड ट्रूप्स है उनको भेजना चाहेंगे वो, लेकिन इसके लिए ना तो अमेरिकन जनता तैयार है और ना ही अमेरिकन मिलिट्री तैयार है। तो वैसे में यह उम्मीद करना कि फिर से हमला करेंगे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगता आपको। चलिए, लेकिन इस बीच जो हलचल हो रही है उसका क्या मतलब निकाले, यह भी देखना होगा। ईरान अमेरिका में नहीं हो रही है समझौते पर बात, यह जानकारी आ रही है। अमेरिका से सीधी बातचीत शुरू नहीं हुई है। पाकिस्तान और कतर सिर्फ संदेश एक्सचेंज कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा है, वो कह रहे हैं कि हमारी अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही, वो वाया कतर और वाया पाकिस्तान जो हमें जानकारी मिल जाती है बस वही मिल पाती है और कोई बातचीत हमारी डायरेक्ट किसी से है नहीं। और अमेरिका पर झूठी वार्ता की खबरें फैलाने का आरोप, तेल बाजार को साधने के लिए फर्जी अफवाह का दावा। ईरानी मीडिया ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए। तेहरान का अमेरिका के साथ बातचीत से साफ इनकार। हॉर्मुज तनाव के बीच क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। और अमेरिकी चुनाव के दबाव में घिरे डोनाल्ड ट्रंप। घरेलू राजनीति के कारण ट्रंप पर तनाव बढ़ गया है। मिड टर्म चुनाव बचाने में जुटे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। ईरान को अमेरिकी राजनीतिक स्थिति का पूरा अंदाजा है। पूर्व राजदूत मार्क गिन्सबर्ग का दावा, घटती लोकप्रियता के दबाव में है ट्रंप। और यही से मेरा सवाल होगा, जनरल बख्शी, घटती लोकप्रियता का क्या जवाब ढूंढ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या हो सकता है जिससे उनके देश में उनकी वाहवाही हो जाए? देखिए, वो ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं हुड़मती की लड़ाई करके। अकलमंदी उनकी इसमें होगी कि वो अपने कॉस्ट करें, कट करें और वॉक अवे कर दें इस कॉन्फ्लिक्ट से। सारे अमरीकी सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके जो स्कॉलर्स हैं उनको यही कह रहे हैं, कट योर कॉस्ट्स एंड लीव। किसी वक्त छोड़ के निकल आओ, छोड़ो बातचीत शातचीत, कख नहीं, ड्रामा मत करो, जस्ट कट योर कॉस्ट एंड रन। व्हेन इन अ होल स्टॉप डिगिंग। जब आप एक गहरे खड्डे में घुस गए हो तो और मत खोदो और गहरे मत जाओ। अभी भी अक्लमंदी इसमें होगी कि वो लड़ाई बंद करें, अपनी ईगो स्वॉलो करें। नहीं, लेकिन अगर वो ईगो सॉलो करेंगे और लड़ाई बंद करेंगे तो मिड टर्म इलेक्शन में तो और वो लेट डाउन हो जाएंगे। उनको तो फिर वहां की जनता कहेगी कि आप देखिए, आपने करोड़ों डॉलर हमारे डुबो दिए और हासिल क्या हुआ अमेरिका को। मिड टर्म इलेक्शन में तो वैसे भी वो गए हैं। मिड टर्म इलेक्शन में अगर उनको अभी भी उम्मीद है तो वो महज पागलपन है। मिड टर्म इलेक्शन तो में वो पिट गए। इसके बाद इतना पानी बह जाने के बाद इतने वायदे किए थे कि मैं कोई लंबी लड़ाई फॉरएवर वॉर नहीं करूंगा। 6 महीने की लड़ाई को आप क्या कहेंगे? लगातार लड़ाई जो अंत नहीं दिख रही, जिसका ना कोई सिर ना पैर दिख रहा है। ये अभी भी कट कॉस्ट करें और लड़ाई को बंद कर दें और हट जाएं वहां से, उसमें ही इनकी बेहतरी। देखिए, आप जो कह रहे हैं उसी से मिलता जुलता अगला अपडेट भी आ रहा है जनरल बख्शी। देखिए, आप जो कह रहे हैं केवल देश में नहीं, देश से बाहर भी लोग ट्रंप के फैसलों से नाराज हैं। दिखाइए जरा पीसीआर।
ट्रंप के फैसलों से नाराज हैं खाड़ी देश के लीडर्स, ये रिपोर्ट कह रही है। ट्रंप प्रशासन पर खाड़ी देशों का भरोसा घटा है, यह रिपोर्ट कह रही है। सऊदी और यूएई ट्रंप की रणनीति से नाखुश हैं, ये एक रिपोर्ट कहती है। कतर, कुवैत और बहरीन का भरोसा भी खत्म हुआ है। हॉर्मुज लेटर और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। तो अरब में अमेरिका का दबदबा कम हुआ है इस वॉर के बाद, और वहां के लीडर्स का भरोसा भी ट्रंप में कम हुआ है। इसी बीच खाड़ी देशों से हट सकते हैं अमेरिकी बेस, एक रिपोर्ट कह रही है। ईरान के लगातार हमलों से परेशान है खाड़ी देश। ईरान को लेकर बदलते अमेरिकी फैसलों से नाराजगी है। अमेरिकी रणनीति से खाड़ी देशों को सुरक्षा की चिंता सता रही है, और इसलिए वो अमेरिका को अपने बेसेस शिफ्ट करने को कह सकते हैं। तो खाड़ी देशों में गुस्सा, ट्रंप पर नहीं भरोसा। ये देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरान को लेकर ट्रंप की बदलती रणनीति से नाराज हैं खाड़ी देश। कई खाड़ी देशों का ट्रंप प्रशासन पर भरोसा खत्म हो चुका है। सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत के अधिकारी नाराज हैं। कई अधिकारियों का मानना है ट्रंप ने युद्ध शुरू किया और खाड़ी देश खामियाजा भुगत रहे हैं। कई खाड़ी देश यूएस सैन्य बेस की मेजबानी खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या खाड़ी देश वाकई ऐसा करने की हालत में हैं, और क्या सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं? क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के जाने के बाद खुद की सुरक्षा कर सकें? देखिए, इसी पर एक और बड़ी खबर। खाड़ी देशों पर सीधे हमले की चेतावनी दी है। सऊदी, यूएई और बहरीन पर हमला करे ईरान, ये किसने कहा है? ये ईरानी सांसद आमिर हुसैन साबेती की वार्निंग। अली खामनेई की हत्या में खाड़ी देश शामिल है, ये वो कह रहे हैं ईरान के सांसद। बदले की मांग पर ईरान इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट किया है। तो खाड़ी देशों से क्या ईरान बदला लेगा? एक तरफ अमेरिका पर भरोसा उनका खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान और ज्यादा उनके ऊपर शिकंजा कसने की की तैयारी में है। ईरानी सांसद आमिर हुसैन साबेती ने एक बड़ी चेतावनी दी है। खाड़ी देशों के शासकों को बदले का निशाना बनाया जाए। अली खामनेई की हत्या में शामिल देशों पर हमला हो, अमेरिकी बेस वाले खाड़ी देशों के शासकों पर हमले हों। बहरीन, यूएई और सऊदी अरब के शासकों पर हमले की वार्निंग। बहरीन के अल खलीफा, यूएई के अल नहयान पर निशाना साधा। सऊदी अरब के अल सऊद शासक परिवार से बदला लेने की मांग की। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान भी ऐसा कुछ करेगा? प्रोफेसर राजन, जरा इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जरा थोड़ा सरल कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। एक तरफ खाड़ी देश बेचारे अलग परेशान हैं कि अमेरिका का बेस अब रखे ना रखे, ऊपर से ईरान और उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। खाड़ी देशों की स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, खाड़ी देशों की स्थिति काफ़ी नाजुक है गौरव। वहाँ पे उनको लग रहा है कि जो एक ट्रेडिशनली पुराने समय में जो जिस ढंग से अमेरिका उनका संरक्षण एक प्रोवाइड करता था, मिलिट्री बेसिस सारे जगहों पे था, उनके जो पेट्रियट मिसाइल इत्यादि डिफेंस जो सिस्टम था वो भी डिप्लॉय किया हुआ था यूएई, सऊदी अरब इत्यादि देशों में। तो उनको लग रहा है कि भविष्य में ऐसा अमेरिका नहीं कर पाएगा, और इसी कारण से आपने एक पहला बहुत बड़ा उसका एग्जाम्पल देखा कि आपने मक्का एकॉर्ड जो हुआ है, जिसमें सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान जो साथ में है, उसका सबसे प्रमुख कारण था कि सऊदी को डर लगता है कि अमेरिका वह नहीं कर पाएगा, उनको नहीं बचा पाएगा जैसे कि पहले वो बचा पा रहा था। तो इस कारण से वहाँ पे काफ़ी खलबली है। और मैं बता दूं कि ये सारे देश, चूंकि इतने छोटे छोटे देश हैं, ईरान की तुलना में काफ़ी कमज़ोर भी हैं, तो उनको नहीं लगता है कि वो बचा पाएंगे। उनको यह भी लगता है कि ईरान हमला जिस ढंग से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमला करेगा, लेकिन जिस ढंग से हमले कर रहे हैं वहाँ पे उन पे दूसरा भी दबाव है, क्योंकि उनकी जो जनता, चूंकि ये सारे राजशाही देश हैं, कोई पॉपुलर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यहाँ पे लीडर्स नहीं है। जो कह रहे हैं उसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, और वो स्पेसिफिक सऊदी अरब और वो इस्लामिक नेटो जिसका आपने रेफरेंस दिया उसके ऊपर है। क्या पाकिस्तान बचा लेगा सऊदी अरब को अगर वो ईरान हमला करेगा तो? क्योंकि देखिए, अगले ही दिन सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर एक बड़ा अटैक किया हुतीस ने। क्या कर पाया पाकिस्तान? जी देखिए, ये अभी वो संधि एक शुरुआत के रूप में देखिए, जिसमें कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है और सऊदी अरब जैसे देश को लग रहा है कि दूसरे देश एक तो इजराइल अटैक कर सकता है और दूसरा कि भविष्य में ईरान भी अटैक कर सकता है। तो वैसे में ये अभी जो युद्ध देखा जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में देखा जा रहा है, लेकिन कल के समय अगर अमेरिका वहां पर नहीं होता, ईरान सीधा मान लीजिए अटैक करने की कोशिश करता है सऊदी अरब पे, तो वैसे में निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और टर्की उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन इस युद्ध को चूंकि अमेरिका और ईरान के बीच में देखा जा रहा है, तो इसमें ये सीधे ना तो टर्की जो कि नाटो का मेंबर है उसमें शामिल नहीं होगा, सऊदी पर हो रहा है और देखा जा रहा है अमेरिका वर्सेस ईरान। बड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन इसी बीच ईरान और कतर में चरम पर हो तनाव। ये भी देखिए, एक और खाड़ी देश जो ईरान के साथ तनाव जहां बढ़ गया है। कतर की कैद में ईरान के 3 पायलट, ये रिपोर्ट कह रही है। क्रैश सुखोई 24 जेट के पायलट को कतर ने बंधक बनाया। ईरान की आईसीआरसी से पायलटों की रिहाई की मांग। ईरान के दावों पर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट।
और पायलट को लेकर ईरान के दावों पर कतर का जवाब। कतर के कब्जे में नहीं है ईरान के पायलट। ईरान के दावों पर कतर ने जताई आपत्ति। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पायलटों के कतर के कब्जे में होने का इनकार किया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ईरान के पायलट वायलट नहीं है, ये झूठ है। तो कतर वर्सेस ईरान, कब्जे में पायलट। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। तेहरान का दावा है कि ईरान के 3 पायलट कतर के कब्जे में, जावेद सालेही, अब्दुल दश्तियान और इमरान बोरोशियान। यह दावा है कि तीनों पायलट कतर के कब्जे में। 2 मार्च को सुखोई 24 जेट क्रैश हुआ था, जिसके पायलट को कतर ने बंधक बनाया। ईरान का दावा है कि पायलटों से संपर्क नहीं करने दे रहा कतर। ईरान ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से इसकी शिकायत की है। 3 ईरानी पायलटों की रिहाई की मांग कर रहा है तेहरान, लेकिन कतर का कुछ और कहना है। कतर का दावा है कि उनके कब्जे में कोई ईरानी पायलट नहीं। कतर ने कहा है कि पायलटों से संपर्क की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। यानी कतर कह रहा है कि हमें नहीं मालूम कि वो पायलट कहां है। ये जो मामला है जनरल बख्शी, ये और खाड़ी देशों और खाड़ी देशों और ईरान के बीच वो जो एक इस वक्त आप कह सकते हैं कि रंजिश की छिड़ गई है, या इस वक्त जो दुश्मनी छिड़ गई, उसको और कितना भड़काएगा? देखिए, एक तो ये भी बात हो रही थी कि वो कह रहे हैं कि हम ग्राउंड अटैक्स कर सकते हैं कुछ खाड़ी के देशों पे, खासकर बहरीन वगैरह के ऊपर, कुवैत के ऊपर। वो लैंड बॉर्डर भी वहाँ पे मिलता है, तो इससे तो मामला बहुत भड़क जाएगा। बात यह है कि खाड़ी के देश कह रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस का हमें क्या फ़ायदा हुआ, वो केवल मिसाइल मैग्नेट है, वो ईरान के मिसाइलों के लिए चुंबक जैसा काम कर रहे हैं और हम पे धड़ाधड़ गिरे जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने सारे अच्छे मिसाइल लगा दिए हैं इजराइल के बचाव के लिए, उसके अपने सैनिक पिट रहे हैं इन बेसिस के ऊपर। ये कब तक ये ड्रामा चलेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब तो बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा इस लड़ाई के कंटिन्यूएशन का। रिजीम चेंज के लिए किया था, वो तो गया भाड़ में। फिर बोला कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। तो आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे, हमें तो ये समझ नहीं आया। हम उनके मिसाइल ख़त्म कर देंगे, वो मिसाइल लगातार दागे जा रहा है। मिसाइलों की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितनी देर आप ये लड़ाई करेंगे, आप कॉम्प्लिकेट करेंगे मैटर्स, आप दुनिया की इकोनॉमी की तबाही और नजदीक लाएंगे। ठीक कह रहे हैं सर। इसी बीच देखिए कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं अरब से, वो भी ले लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। खत्म हो गए। यमन के अंदर हूती का कोहराम देखिए। यमन के अंदर हूती एक बार फिर कोहराम मचा रहा है। मोखा पोर्ट में 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। मोखा पोर्ट पर तबाही हुई है, कई जहाज डूब गए। और इसी बीच देखिए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से दहल गया मोखा पोर्ट। हूती ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यमन फोर्स के कब्जे वाले पोर्ट को दहलाया है। हमले में कई जहाज डूबे हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है। मोसाद कमेंट्री का बड़ा दावा है। तो हूती देश के अंदर भी और देश से बाहर भी लगातार बवाल मचाए हुए है, कोहराम मचाए हुए। अब यमन सेना के कब्जे में जो मोखा पोर्ट था, वहां पर हमला कर दिया उन लोगों ने। और इसी बीच हूती के हमलों से मोखा पोर्ट पर तबाही मच गई। एक हफ्ते में मोखा पर तीसरा बड़ा हमला हुआ है। हमले से मैरीटाइम ऑपरेशन बंद, कई बोट नष्ट हो गई। $16 मिलियन से ज्यादा के नुकसान का दावा किया गया है। सऊदी समर्थित फोर्स पर चौतरफा हमले। हूती की आर्टिलरी फायरिंग से दहशत की गई। ताइज, मारिब और अल धले में एयर स्ट्राइक की गई। यमन की सबा न्यूज एजेंसी का यह दावा है। और यमन के मारिब में हूती का मिसाइल हमला, 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया गया। मारिब में मिलिट्री डिपो तबाह किया गया। सऊदी समर्थित बलों के ठिकाने दहला दिए हूतीज ने। तो यमन में हूती का कोहराम। मोखा पोर्ट में 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। मोखा पोर्ट में ताइज, पहले देखिए, आइए आपको ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं। मोखा पोर्ट में देखिए 6 मिसाइलों से हमला किया गया है। ताइज, मारिब और अल धले में सऊदी समर्थित फोर्स को टारगेट किया गया है। एक हफ्ते में दूसरी बार मोखा पोर्ट को दहलाया है। हमलों से पोर्ट का मैरीटाइम ऑपरेशन बंद। हमले में कई जहाज डूब गए, 7 लोगों की मौत हो गई। $16 मिलियन से ज्यादा के नुकसान का दावा किया गया है। प्रोफेसर राजन कुमार, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा, एकदम 5th क्लास का। हूती क्या अमेरिका, सऊदी
या फिर दूसरे देशों की ताकत से ज्यादा ताकतवर है क्या? क्यों नहीं लगाम लगा पाते इस तरह के संगठन पर ये देश? देखिए गौरव, ये सवाल आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हूती कोई ऑर्गेनाइज्ड उसका बेस नहीं है कि वो वहाँ की मिलिट्री है, यहाँ पे आप अटैक करेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि वो काफ़ी डिस्पर्स्ड फोर्सेस हैं, एक तरह से गुरिल्ला फोर्सेस की तरह से काम करते हैं, तो वो कहीं से भी अटैक करते हैं और इस कारण से उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। ये यमन की जो सरकार है उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल है। और आप जानते हैं कि वो जिस ढंग से वो सऊदी अरब पे अटैक कर रहे हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण है कि सऊदी अरब भी उन पर काफ़ी अटैक करते रहता है। और चूंकि उनको मिसाइल और दूसरा जो सिस्टम है वो ईरान ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस कारण से ईरान को इसीलिए बोला जाता है कि ये सारे प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, इनका कोई फिक्स बेसिस नहीं है उस ढंग से। ये कहीं से भी ऑपरेट करते हैं, कई बार जो हैंड शोल्डर से जो मिसाइल होता है उससे अटैक करते हैं, कई बार ट्रक से करते हैं। तो इनको ट्रेस करना, पकड़ना एक जगह पे यूनाइटेड आर्मी ये नहीं है उस ढंग से। तो इसलिए हूती को कैप्चर करना या उन पे अटैक करना, उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है वहां की सरकारों के लिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट ईजी, लेकिन अगर इजी नहीं है तो अमेरिका के लिए क्या इजी है? फिर वो क्या कर सकते हैं? वो ईरान को नहीं काबू में कर पा रहे हैं, वो हूती को नहीं काबू में कर पा रहे हैं, कर क्या पा रहे हैं वो? इसी वजह से देखिए हॉर्मुज में अनिश्चितता से दुनिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिका ईरान जंग से गहराया है ऑयल गैस संकट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैसोलीन और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ईंधन आपूर्ति ठप होने की आशंका से दाम बढ़ गए, वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है युद्ध का सीधा असर। एक बार फिर चाहे वो क्रूड ऑयल हो और चाहे वो गैसोलीन हो, अलग अलग देशों में इसका अलग अलग असर पड़ रहा है और हर जगह महंगाई बढ़ रही है। अभी ईरान की बात कर लेते हैं। उत्तरी ईरान के गिलान में गहरा गया है बड़ा तेल संकट, पेट्रोल पंपों पर लगी वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें, पूरे ईरान में ईंधन की भारी किल्लत शुरू हो गई। बताइए, जो देश इतना क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है वहां पर देखिए नहीं मिल रहा है पेट्रोल डीजल। युद्ध के बीच पस्त हुई है देश की सप्लाई चेन, आर्थिक तंगी के बीच जनता की मुश्किलें बढ़ गई। और इतना ही नहीं, महंगाई से भी ईरान में कोहराम मच गया है। ईरान में महंगाई दर 80% से ऊपर हो गई है। भाई साहब, 80%, यानी जो चीज 100 रुपए की थी वो 180 की हो गई। ईरान के आम लोगों पर जबरदस्त आर्थिक दबाव है, महंगाई कंट्रोल करने में लग सकता है लंबा वक्त। ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA का बड़ा दावा तो खाली ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल चौधरी बने हुए और अमेरिका को खूब नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान की खुद की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जनरल बख्शी, तो ईरान को भी तो समझ में आ रहा है ना कि ठीक है, वो अपनी आर्मी पावर को या अपनी मिलिट्री पावर को यहां पर दिखा सकता है कि नैरेटिव में कि देखिए हमने अमेरिका को नाके चने चबवा दिए, लेकिन अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है, जो सप्लाई चेन की दिक्कत आई है, ईरान में क्या हालत है ये भी तो देखिए। देखिए, बात ऐसी है कि पिछले 48 साल से अमेरिका ईरान के अंदर इकोनॉमिक तबाही की हर कोशिश कर रहा है। सैंक्शन पे सैंक्शन लगे, इट इज़ द मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू रशिया। ठीक है, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा दी है, उनका तेल रोकना बेचना बंद कर दिया है, लेकिन बात यह है कि अभी भी चीन उनका तेल ले रहा है। आप समुद्र के रास्ते बंद कर दें, लैंड रूट्स खुले हैं, कैस्पियन सी का रास्ता खुला है, कनेक्टिविटी विद रशिया, कनेक्टिविटी विद चाइना अभी भी जारी है। वो कह रहे हैं ठीक है हम किल्लत में हैं, कब नहीं थे? 48 साल से अमेरिका ने त्राहिमाम किया हुआ है ईरान के अंदर। उनकी तो जिंदगी मौत की लड़ाई है, अमेरिकन फौजों के लिए जिंदगी मौत की लड़ाई नहीं है। वो कह रहे हैं हम अपने देश के लिए शहीद होने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए मरना नहीं चाहते। यहां तक बात आ गई। वो तकरीबन बगावत जैसी स्थिति हो गई थी इब्राहिम लिंकन के ऊपर। जो उसके पहले वो जो दूसरा था एयरक्राफ्ट कैरियर, उसे वापस ले जाना पड़ा 1 साल के बाद। 10 महीने इस कैरियर के हो गए। अब खबर आ रही है कि जॉर्ज वॉशिंगटन को पैसिफिक से निकाल के यहाँ कर दिया जा रहा है। कोई कैरियर नहीं बचा चीन के बरखिलाफ पैसिफिक प्रशांत महासागर में। अगर ऐसी हालात में चीन हमला कर दे ताइवान पे या साउथ चाइना सी पे, तो फिर अमेरिका की तो असली खाट खड़ी होगी ना साहब। ये अगर इनको समझ नहीं आ रहा है, इनके जो एडमिरल्स हैं, जो जनरल्स हैं, जनरल बख्शी, ये तो आप बिल्कुल सही असेस कर रहे हैं कि चीन और ईरान ने मिलकर अमेरिका को फंसा दिया है और अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा दावा किया है, देश में बढ़ती महंगाई को बताया है स्वाभाविक।
देखिए जो बात अभी जनरल बख्शी कह रहे थे कि वो तो पहले से इसको झेल रहे हैं। और इसी बीच ओमान तट पर शिप पर हमले से संकट बढ़ गया है। ओमान तट पर रिसाव से दूर तक फैला तेल, 2000 वर्ग किलोमीटर तक तेल की परत फैल गई है। तेल रिसाव पर अल जजीरा की रिपोर्ट है। हालांकि ये रशिया का टैंकर बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जो है 2000 किलोमीटर तक अगर इसका तेल फैल रहा है तो ये बहुत 2000 वर्ग किलोमीटर बहुत होता है। और तेल की देखिए परत साफ दिखाई दे रही है। हमारे विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो पानी का जो नीला पानी है उसके ऊपर आपको एक तेल की परत दिखाई देगी। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। अब तेल की जंग क्या समंदर में संकट बन गई है? ओमान तट पर एक रिसाव हो रहा है, केशम तट पर रिसाव हो रहा है। अब ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन हॉर्मूज की जंग के तेल रिसाव से संकट। ओमान तट पर ऑयल टैंकर से भारी तेल रिसाव हो रहा है। रूस के क्रूड ऑयल टैंकर सुएज मैक्स पर हमले के बाद ये रिसाव हो रहा है। 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैली तेल की परत, 40 किलोमीटर तक तेल रिसाव फैलने की आशंका है। केशम तट पर मिनोन टैंकर से तेल का रिसाव हो रहा है। 300 वर्ग किलोमीटर तक तेल समंदर और तट पर फैल चुका है। और ऐसे ही रहा तो कई अरब देशों का जो डिसैलिनेशन प्लांट है उसको अफेक्ट करेगा, जिसमें पानी के साथ अगर तेल जाएगा तो। इसी बीच दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन मेइज अल जबल में रिहायशी इलाकों में विस्फोट हुआ है। विस्फोट हुआ नहीं है, विस्फोट किया गया है। इजराइल की सेना ने यह विस्फोट किया है। आईडीएफ टैंकों ने भीषण फायरिंग की है। हिजबुल्लाह के बेस तबाह करने का दावा। और दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों से कोहराम मच गया है। दक्षिणी लेबनान के शहरों पर रात भर एयर स्ट्राइक होती रही। रिहायशी इलाकों के बीच हिजबुल्लाह के ठिकाने दहलाए। धमाकों में सैकड़ों इमारतें नष्ट होने का दावा। और दक्षिण लेबनान के अली अल ताहिर में हमला, रिहायशी इलाकों में विस्फोट से हड़कंप, आम लोगों को टारगेट करने का लेबनानी दावा। और लेबनान में इजरायली हमलों से भड़का ईरान। इजरायल को तुरंत हमले रोकने की चेतावनी दी गई है। यूएन सुरक्षा परिषद को बताया नाकाम। अल मयादीन का बड़ा दावा। लेकिन मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपके पास आऊं जी, मुझे ये बताइए, इसका कोई मतलब है, कोई सिग्निफिकेंस है? जब ईरान और अमेरिका ही अपनी अदावत नहीं मिटा पाए, जब उन्हीं के हमले नहीं रुके, जब उन्होंने ही हॉर्मुज नहीं खोला, जब उन्होंने ही आपस में समझौता नहीं किया, तो इस बात को कौन मानेगा कि इजरायल लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है? देखिए ये जो वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो ये बात उठाने की कोशिश होती है, उसका मकसद ये नहीं होता है कि जो इजरायल या फिर अमेरिका इस हमले को बंद कर देगा या करवा देंगे। इसका मकसद यह होता है कि लोगों को एक तरह से मैसेज देना कि इजरायल किस ढंग से वहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है कि ईरान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर संधि नहीं हो पा रही है तो उसके लिए इजरायल जिम्मेदार है। तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होता है जो दूसरे देशों को भेजने की कोशिश करता है स्टेट इन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपने सही बोला कि अभी यूएन में या कहीं भी उठाएं तो उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे प्रमुख सदस्य है अमेरिका, वही तो हमले कर रहा है। उसको जब यूनाइटेड नेशन खुद नहीं रोक पा रहे हैं तो दूसरे को क्या कर सकते हैं? तो वैसे में यूएन अभी कंप्लीटली इनइफेक्टिव बॉडी बन गई है। अभी यूएन का इस स्टेज में है कि रिफॉर्म भी मुश्किल लगता है। तो वैसे में यूएन कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच है। अगर रोकना होगा तो जो दूसरे ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, लेकिन वो भी अमेरिका से खुद डील करने के लिए अलग से तैयार हैं। अभी जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका जाने वाले हैं, तो चीन भी दबाव नहीं दे सकता। भारत, रूस इत्यादि के अपने संबंध अमेरिका से अच्छे हैं, इसलिए उस पर कुल मिल के जो दबाव देने की कोशिश होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। इसी कारण से सिंपल पोस्चरिंग है। ईरान अपनी पोस्चरिंग कर रहा है कि भाई देखो मैं तो चाह रहा हूं कि हमले रुक जाए, लेकिन ये हमले रोक नहीं रहे। ये अमेरिका और इजराइल ने जो लगातार हमले कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग। ठीक है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। अमेरिका के नए एयरक्राफ्ट कैरियर का एक्सेप्टेंस ट्रायल पूरा हो गया है। यूएसएस कैनेडी CVN-79 का सी ट्रायल खत्म। जल्द ही अमेरिकी सेना को सौंपा जाएगा यूएसएस कैनेडी। तो एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने बना लिया है, देखिए, और ट्रायल भी पूरा हो गया है। अमेरिका का नया न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर है यूएसएस कैनेडी। और इसी बीच विवाद के बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन में पहुंचे सेंटकॉम चीफ। यूएसएस लिंकन के सोलर और मरीन से मिले ब्रैड कूपर। अमेरिकी सैनिकों के बीच झड़प की खबरों के बीच कूपर का यह दौरा बहुत अहम। यूएसएस लिंकन में सुविधाओं की कमी को लेकर खबरें उठी थी और यह था कि वहां पर गुस्से में है अमेरिकी सैनिक।
और यूएसएस लिंकन के अंदर हालात बदतर है, रिपोर्ट्स कह रही हैं। सोशल मीडिया पर यूएसएस लिंकन का वीडियो वायरल हो रहा है। बाथरूम के खराब हालात का वीडियो वायरल, अमेरिकी सेलर के वीडियो बनाने की खबरें। और देखिए फुल एंड फाइनल में बात अब रूस पर 600 ड्रोन से हमला, इसकी बात करते हैं क्योंकि यह बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने रूस पर। ड्रोन हमलों से कांपी रूस की राजधानी। मॉस्को पर यूक्रेन का 600 ड्रोन से हमला। मॉस्को के रिहायशी इलाकों में विस्फोट से दहशत फैल गई। रूस के एयर डिफेंस ने मार गिराए 200 से ज्यादा ड्रोन। मॉस्को के गवर्नर आंद्रेई वोरोबियोव का दावा। और रूस के समारा में यूक्रेन का बड़ा हमला। रॉकेट एंड स्पेस सेंटर पर मिसाइल अटैक। बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर यूक्रेन का एयर अटैक। और रूस के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर बड़ा हमला। ब्लूबेरी फैक्ट्री पर यूक्रेन का गाइडेड बॉम्ब से अटैक। हमले से कमर्शियल फैसिलिटी को भारी नुकसान। जनरल बख्शी, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ने रूस को भले ही बहुत ज्यादा जो उसकी जो ग्राउंड पर एडवांटेज है उस पर बहुत ज्यादा मात ना दी हो, लेकिन इन ड्रोन अटैक से एक तो उसकी जो पेट्रोल और गैसोलीन की जो कैपेबिलिटी है, जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है, उसको नुकसान पहुंचाया है। और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रूस पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है। यह भी नैरेटिव पूरी तरह से बिल्ड हो रहा है। देखिए बात बड़ी सीधी है। ग्राउंड पर तो यूक्रेन पिट रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। 96% लुहांस्क पकड़ लिया है रूस ने, 90% दोनेत्स्क पकड़ लिया है। वो अब ओडेसा को उसने बिल्कुल ब्लॉकेड कर दिया है। रूस ने यूक्रेन को लैंडलॉक कर दिया। ठीक है, ज़ेलेंस्की साहब यूरोप के देश उनको ड्रोन्स दे रहे हैं, वो असेंबल कर रहे हैं अपने देश में। उनको सैटेलाइट से टारगेट डेटा दे रहे हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं, टारगेटिंग में हेल्प कर रहे हैं। और इसके चलते वो लोग सफल हो रहे हैं। यूक्रेन स्ट्राइक जो है, यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक्स कर पा रहा है उनकी रिफाइनरीज पे, उनके जो लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, उनके जो एप्पल के बराबर जो उनकी जो चेन्स हैं, सप्लाई चेन, उनको वो वहाँ पे हिट कर रहा है। ये ज़्यादातर ऑप्टिकल है, ज़मीन पे फ़र्क इस लड़ाई पे नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ लड़ाई लंबी खिंचेगी। रूस अब खींच रहा है, बहुत बुरी तरह से खींच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति, वो बड़ी उनकी कोशिश थी कि उनको डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुमराह किया, ठीक है, कि हाँ हम शांति चाहते हैं। शांति आंती तो कुछ नहीं, वो उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी को हिट कर रहे हैं। वो उनके देश पे ऑप्टिकल जो है सिंबॉलिक स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ताकि एक नैरेटिव फैले कि यूक्रेन जीत रहा है। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं रूस से। रूस में वाइल्ड बेरीज के वेयरहाउस पर नॉनस्टॉप अटैक किए गए। मॉस्को के नजदीक कोलेडिनो में ड्रोन हमला किया गया। हमलों से वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। विस्फोट में पूरी तरह तबाह हुआ वेयरहाउस। और रूस का यूक्रेनी फोर्स पर जवाबी हमला। मिलिट्री कैंप पर मिसाइल से हमला किया गया। रूस का यूक्रेनी सेना पर प्रीएम्प्टिव अटैक।